नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मेरा नाम है आशु। आज मैं काशीपुर में हूँ और काशीपुर में आने का कारण मेरा बहुत ही एक अच्छा कारण था, क्योंकि मैं यहाँ कुछ लोगों से मिलने के लिए आया था, जिसमें एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जो कि बॉक्सिंग की टीचर हैं, अध्यापिका हैं, शिक्षिका हैं, जो कि अपने बच्चों को क्लास में बॉक्सिंग सिखाती हैं। मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं समाज के उन लोगों के आसपास जाऊं, उनसे बात करूं जो समाज में एक जोत जलाने की, एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी मेरे इंटरव्यूज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैडम से ही। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रजवंत कौर है। रजवंत, थोड़ा अपने बारे में बताइए, जो हमारे दर्शक आपको देखेंगे वो जान सके कि क्या करती हैं आप। मैं अपने बचपन से थोड़ी जर्नी बताती हूँ। जैसे मैंने 2002-3 में बॉक्सिंग ज्वाइन करी थी और अपने काशीपुर स्टेडियम में ही। 2003 में? 2 और 3, मतलब ऐसे ही था। 2 और 3 लास्ट था। 2002 और 3 मैंने तब ज्वाइन करी थी बॉक्सिंग, और तब मैं 6th क्लास में थी। और मुझे मतलब ऐसा था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना है। तो मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी। मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट था, और फिर सडनली कुछ ऐसा दिमाग में आया कि बहुत पैसा कमाना है। तो मैंने 2008 में बॉक्सिंग छोड़ के मैंने एयर होस्टेस का कोर्स किया देहरादून में। फिर 2009 में मेरी एयरपोर्ट पे जॉब लगी। 2014 तक मैंने वहाँ पे जॉब करी एज ए ग्राउंड स्टाफ। एमिरेट्स हैंडलिंग करती थी मैं, और एयर इंडिया मेरी, एयर इंडिया सेट्स कंपनी थी। तो फिर उसके बाद मैं दुबई गई। दुबई में मैंने 2 साल जॉब करी, और सडनली कुछ फैमिली में मिस हैपनिंग हो गई। जैसे मेरे फादर बहुत बीमार हो गए थे, तो फिर मैंने वहाँ सब जॉब वगैरह छोड़ के मैं घर आ गई। अच्छा, एक बात पर मुझे बताइए कि दोबारा से बॉक्सिंग की तरफ आना कैसे हुआ? उसका वो सोच कहाँ से आई? वो जब मेरे पास ना सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए, अब मेरे फादर भी नहीं रहे, और उसके बाद मैं यहीं पे थी घर पे। फिर मुझे ऐसा हुआ कि अब कुछ तो करना ही है लाइफ में। अभी लाइफ तो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं वहाँ जॉब छोड़ के आ गई थी और घर पे ही रहना था। तो मैंने स्टेडियम जाना शुरू किया, और वहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि अगर दोबारा बॉक्सिंग में जुड़े रहना है तो एक कोर्स होता है बॉक्सिंग कोच का, NIS क्वालिफाइड करते हैं तो वो बॉक्सिंग कोच बनते हैं। तो मैंने उसके लिए ट्राई किया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, और मैंने एक साल का डिप्लोमा किया 2018-19 में कोलकाता में। और ये करने की सलाह किसी ने दी थी या ऑटोमेटिक अपने आप ही दिमाग में? ये दिमाग में आया था जब मैं वहाँ गई, तो मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले और वो तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से NIS की। अच्छा। हाँ जी। तो तब से मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा लेट्स ट्राई, मैं भी ट्राई करती हूँ, और मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद से आप लगातार बॉक्सिंग के फील्ड में काम कर रही हैं? हाँ जी, मैं 2019 से काशीपुर में एज अ बॉक्सिंग कोच हूँ। कहाँ? काशीपुर में कहाँ? हाँ जी, काशीपुर स्टेडियम में। तो काशीपुर स्टेडियम में आप बच्चों को बॉक्सिंग सिखाती हैं? जी हाँ। कौन सी एज के बच्चे हैं जिनको कोचिंग दे रही हैं अभी आप? मेरे पास 8-9 साल के बच्चों से स्टार्टिंग है, इससे छोटे भी हैं, और 18 साल तक के बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अगर किसी को कोचिंग लेनी हो आपसे या एडमिशन लेना हो, तो उसका क्या तरीका, क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसीजर ऐसा है कि आप स्टेडियम में आए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। अप्रैल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, 1 साल का रजिस्ट्रेशन है। जैसे इंडोर गेम्स हैं उनका थोड़ा डिफरेंट है, और जैसे आउटडोर गेम है उनका 125 और 300 इस तरीके का रजिस्ट्रेशन ईयरली होता है। आपको मतलब पूरे साल में एक बार पेमेंट करनी है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फीस वगैरह महीने की? नहीं, कोई फीस नहीं है। और ये केवल काशीपुर के बच्चे हैं या कहीं के भी बच्चे सीख सकते हैं? यहाँ पे कोई भी बच्चा आके सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप काशीपुर के ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है कि चलो बॉक्सिंग तो हम एडमिशन ले लेंगे, लेकिन क्या हॉस्टल सुविधा देते हैं? ये देखिए यहाँ पर है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्कीम है, वो यहाँ काशीपुर में है। यहाँ बॉयज़ का है वहाँ पर हॉस्टल, और उसके ट्रायल अलग होते हैं। वो किसी एडवांस लेवल पे जब बच्चा पहुँच जाता है या स्टेट में उसका मेडल होता है, तो उसका फिर एक फिजिकल टेस्ट होता है। अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसका फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। आज का जो सिनेरियो है जिसमें आप देखती हैं, आपके पास बच्चे भी आते होंगे सीखने के लिए, जो डाइट रहती है उनकी बच्चों, क्योंकि जो कोच हो रहता है उसका,
कोई भी फील्ड का कोच हो, वो हमेशा बच्चों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनकी डाइट का भी ख्याल रखता है, क्योंकि डाइट बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गेम के साथ साथ तो डाइट का किस तरह मैनेज करते हैं यहाँ? क्या कोई कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है, जो संस्था है, उनकी तरफ से भी मदद मिलती है इस प्रकार की कोई? नहीं, ऐसी तो कोई मदद नहीं मिलती है कि, और मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो बहुत ही गरीब फैमिली से हैं। अच्छा। क्योंकि बॉक्सिंग में कुछ ऐसे ही लोग आते हैं, हमने भी जब से बॉक्सिंग करी हम यही देखते आ रहे हैं, एक जो अच्छी फैमिली के लोग होते हैं ना, तो वो मार पिटाई वाले में अपने बच्चों को नहीं भेजते। वो होते हैं थोड़ा नाजुक से, जैसे गेम आप बोल सकते हैं, इंडोर गेम हो गया, जैसे टेबल टेनिस हो गया और बैडमिंटन हो गया, इस तरीके के गेम्स में अच्छी फैमिली के बच्चे ज़्यादा जाते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर बहुत मिडिल फैमिली या उससे भी कम फैमिली, जो लो क्लास फैमिली होती है, उस तरीके के बच्चे आते हैं। तो डाइट का मैं आपको बता दूं कि वो मैनेज तो नहीं कर पाते हैं, बस ऐसा ही है कि उनको हम इतना लोड भी नहीं दे सकते कि अगर उनकी उतनी डाइट नहीं है तो डाइट का तो कुछ भी नहीं हो पाता। बॉक्सिंग के अलावा भी और कुछ गेम्स हैं जिनके यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है? हाँ जी, यहाँ पे एथलेटिक है, ताइक्वांडो है, जूडो है और टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। तो इनके सबके प्रशिक्षण अलग अलग देने के लिए टीचर भी होंगे? हाँ जी, बिल्कुल, सबके अलग अलग कोचेज हैं यहाँ पर। कोचेज हैं यहाँ पर। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, जब माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ सिखाने के लिए भेजते हैं, या आपने मुझे बताया कि गरीब भी होते हैं और जो बड़ी सोच वाले होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा नहीं आते हैं, उनका माँ बाप का जो रिएक्शन रहता है जब कोई बच्चा यहाँ सीखने के लिए आता है, वो किस तरह का रहता है? क्या आपसे कोई स्पेशल अटेंशन मांगते हैं, या कह देते हैं कि बच्चा है जी टाइम पास करने के लिए सिखा दो? नहीं, देखो, सब तरीके के यहाँ पर आते हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स भी बहुत सीरियस होते हैं और बच्चे भी सीरियस होते हैं, उनकी लगन होती है, तो पेरेंट्स खुद आके बोलते हैं कि आप प्लीज़ इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और इन पे ध्यान दीजिए, हम इसे कुछ कराना चाहते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है, फिर हम लोगों को, हमें भी अच्छा लगता है अगर पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो इट मीन्स वो आगे कुछ ना कुछ बच्चा करेगा। और कहीं से बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो फिर बच्चे कई बार आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो इस तरीके के कई सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स आके ये बात बोलते हैं कि हाँ, हमें आपका सपोर्ट थोड़ा चाहिए, आपका टाइम भी चाहिए, और आप आइए और थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा में भी आप करा सकते हैं तो आप कराइए, कोई ऐसा नहीं है। तो मुझे भी अच्छा लगता है इस चीज़ का, और मैं भी उनको पूरा टाइम देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि बच्चे बहुत लगन वाले हैं तो मैं उनको पूरा, मतलब जितना मैं अपना 100% दे सकती हूँ मैं वो देती हूँ। आपका सिखाया हुआ कोई बॉक्सिंग का बच्चा अभी तक किसी लेवल पे खेला है? हाँ जी, अभी मेरे लॉकडाउन में ही नेशनल हुआ था। सब जूनियर में भी एक ब्रॉन्ज मेडल है, और जूनियर में, यूथ में भी एक ब्रॉन्ज मेडल है हमारा, और सीनियर में भी मेडल है हमारे उत्तराखंड में। सिर्फ हमारे यहाँ के काशीपुर का जो मेडल है सीनियर में, वो हमारे उत्तराखंड में इसी का ही है एक। तो काशीपुर से बाहर भी खेलने के लिए जाते हैं बच्चे, या उनको स्पॉन्सरशिप या कोई फाइनेंशियली हेल्प किसी तरीके की मिलती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्रास रूट पे जो हमारे सरकार को करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, अगर हमारा बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो हम कितनी बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर सकते, वो वैसे की वैसी ढह जाएगी। तो हम लोगों की गवर्नमेंट जो है वो बेस पे ध्यान नहीं देती। हम लोग, जैसे हम बच्चे हमारे पास आते हैं ग्रास रूट लेवल के बच्चे, जो हमें उन्हें तैयार करते हैं, अब उनको ना ही इक्विपमेंट मिलते वैसे, और ना ही उनको वैसे डाइट मिल पाती, कोई ना कहीं फाइनेंशियली वो लोग लैग कर जाते हैं इन सब चीज़ों से। कैसे आपके हिसाब से कैसे सुधार सकते हैं इन चीज़ों को? अगर आपके मन में कुछ, दिल में कोई बात है ऐसी कहने की, कि जो लोग हमारी वीडियो देखें, जिससे वो सुने इस चीज़ को कि हाँ, ग्रास रूट पे इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं या नहीं हो रही हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे सुधार सकते हैं उनको? देखिए, इस पे सुधारना तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि हॉस्टल बनाए जाएं। अगर वो बच्चा कैपेबल है, उसके लिए कुछ नॉर्म्स रखे जाएं, उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाए। अगर बच्चों को वहाँ पे जैसे टैलेंट हंट होना चाहिए, जगह जगह से छोटे छोटे गांव से बच्चे निकाले जाएं, उनका टैलेंट का उनको चेक करना चाहिए, उनका फिजिकल टेस्ट लेके। अगर आपको लगता है कि ये बच्चा कुछ कर सकता है फिजिकल, आप उसको देख के उसकी हाइट वेट देख के बता सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए, तो आप उनको हॉस्टल में रखें और वहाँ पे उनको डाइट का, उनका प्रॉपर हर चीज़ का एक जब बनता है तो फिर बच्चा कुछ ना कुछ करता है। क्योंकि देखिए, हम लोग ना, जब बच्चा नेशनल लेवल में आ जाता है तो ऑटोमेटिक उसे कहीं ना कहीं से उसकी या तो जॉब लग जाती है, उसे पैसा मिलता है, फिर तो वो अपनी डाइट कर ही लेता है। अगर हम ग्रास रूट पे बच्चे पे नहीं करते, फिर हम कहते हैं हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। आखिर हरियाणा में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेले जाते हैं तो हरियाणा से जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मतलब गेम्स का ऐसा माहौल बन चुका है, वहाँ एक हब बन गया है
जिस तरीके से आप देखो वहाँ के रेसलर भी निकलते हैं, बॉक्सर भी सबसे ज़्यादा वहाँ के निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे, डाइट का बहुत ध्यान रखा जाता है, वो थोड़ा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं, तो इसलिए वो सब अच्छा करते हैं। और एक चीज़ और कि वहाँ पर एकेडमी बहुत है, और एकेडमी रेजिडेंस के साथ है, वहाँ पर हॉस्टल हैं बने हुए, लेकिन हर घर से एक बच्चा आप देख सकते हैं कि वहाँ इंडिया खेला हुआ है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा कि अभी कोरोना की स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, आपकी टीम का जो बच्चे जिनको आप सिखाते हैं उन पर कितना मानसिक और शारीरिक या फाइनेंशियली प्रभाव इस कोरोना के टाइम में हुआ है? कितना चेंजेस आप बच्चों में आज के 2-3 सालों से देखती हैं अभी? देखिए मैं बता दूं आपको कि 2 साल से बच्चे एक गोल बनाते हैं, एक एम बनाते हैं कि मुझे इस पूरे साल में एक नेशनल आता है तो उसमें मुझे मेडल लेना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन इन 2 साल में कुछ बच्चे सीनियर हो गए, जो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है, और कुछ बच्चे जूनियर से यूथ में चले गए, तो वो भी उनके लिए लॉस है कि वो जिस एज में अपना मेडल ला सकते थे, जिस हाइट में, जिस वेट में वो मेडल ला सकते थे एज में, वो नहीं ला पाए। तो ये सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है बच्चों के लिए। कहीं ना कहीं वो बहुत निराश भी हुए। हम मोटिवेट तो करते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर, टीवी में बहुत सारी डिबेट ऐसी देखती होंगी आप जहाँ पर खेलों में राजनीतिकरण भी होता है, ठीक है, खेलों में कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का है तो उसका कोई रिश्तेदार उसको ले लिया, आगे पहुंचा दिया। खेलों में इन चीज़ों को किस तरह देखती हैं कि क्या एक नेगेटिविटी जाती है पूरी टीम के अंदर या उन बच्चों के अंदर जो मेहनत करते हैं? जी बिल्कुल होता है, और मैं आपको बता दूं अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बहुत चीज़ें सुधर गई हैं। लेकिन पहले क्या था कि सोर्स ज़्यादा लगती थी हर चीज़ में। अगर आप मैं कैमरे के सामने ये चीज़ बोल रही हूँ और जो सच है वही बोल रही हूँ कि पहले ऐसा होता था कि इंडिया कोई अगर बात ना कहने वाली हो तो आप नहीं कह सकती हैं। जो फैक्टर देखो, आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें लोगों को भी पता है, उनको पता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो जो आपको पता है सही या जो चीज़ आप नहीं कहना चाहते हैं आप उसे हाइड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, सच बोलने में कभी भी मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए, आपको सच बोल देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया कैंप में पहले ऐसा होता था कि जिसकी कोचिज से ज़्यादा बनती है या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसका सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब तो बहुत चीज़ें चेंजेस हो गई हैं और लोग बहुत जागरूक भी हो गए हैं, अपना स्टैंड लेते हैं। कई सारे केसेस पहुँचे भी हैं अदालत तक कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो अब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। पर्सनली आपको कितना चेंज किया है कोरोना टाइम ने पिछले 2-3 सालों में, एक टीचर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर? हाँ जी, दोनों तरीके से मैं बहुत चेंज हुई हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैंने एक वो रियलिटी को फील किया है कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। हम लोग तो अपने घर में ऊपर वाले का शुक्र मनाते कि बहुत सुरक्षित थे, और सबको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत बुरा लगता है कि हम लोग इतने पीछे चले गए, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई। लेकिन हमें ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि आज हम अपने घर वालों के साथ ज़िंदा हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी फैमिली खो दी है। और मैंने ये चीज़ सीखी इस लॉकडाउन के टाइम में कि हमें हमेशा ना लोगों की मदद करते रहना चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, यहाँ सब कुछ रह जाता है। सडनली कभी भी किसी की भी मौत हो जाती है और हम पूरी ज़िंदगी चला ये रहता है हमें पैसा कमा ले, कोई लोग किसी को ठग रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं एक सिर्फ पैसा कमाने के लिए। खेल में या अपने स्पोर्ट्स में जब बच्चे तैयारी करते हैं तो मैंने भी देखा, नोटिस, उनको इतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। लेकिन जब वही बच्चे बाहर से जीत करके, जैसे अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के लाए हमारे नीरज चोपड़ा, और उसके बाद उनके ऊपर पैसों की बारिश हो गई, तो यही चीज़ अगर पहले कर दी जाए तो उस बारे में क्या सोचती हैं आप? ये तो मैं वही आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि जहाँ पे ग्रास रूट पे पैसा खर्च होना चाहिए, खर्च हो भी रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही तरीके से हम तक, बच्चों तक नहीं पहुँच रहा। जैसे हॉस्टल का ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि निर्माण होना चाहिए। जितने हॉस्टल बनेंगे उससे उनकी डाइट पे फ़र्क पड़ेगा। डाइट अगर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे का भी ना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उसको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, तो मे बी वो जहाँ थोड़ा कर सकता था वहाँ बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो ये मैं आपको कंपैरिजन इसलिए बता रही थी कि आज उत्तराखंड में देखा जाए, मैं आपको बता दूँ कि गर्ल्स की सीनियर में टीम ही नहीं है। क्यों नहीं है? हरियाणा में हर गेम्स में आपको सारे बच्चे मिल जाते हैं, और स्टेट में देख लो आपको मिल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो उत्तराखंड है वो इन्हीं चीज़ों में पीछे चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो पीछे जा रहा, मतलब इन्हें तो आगे जाना चाहिए था, पीछे भी जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आगे जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, मेरे पास
इस टाइम पे 46 बच्चे हैं बॉक्सिंग के जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनको वो इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे। तो बच्चे सोचते हैं कि या तो हम हरियाणा चले जाएं, हमें अगर अच्छा लाइफ में कुछ करना है, या फिर हम किसी हॉस्टल में चले जाएं। तो वो यहाँ नहीं रुक पाते। अगर हमने कहीं से अरेंज भी किया, फिर उसके बाद डाइट नहीं है, फिर अगर वो पढ़ाई के साथ आना जाना, वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप कहीं हॉस्टल में रहते हो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्वायरमेंट मिलता है, आप दोनों टाइम की प्रैक्टिस कर पाते हो, दूसरा आपको डाइट मिलती है प्रॉपर। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को मेंटली बहुत स्ट्रांग करती हैं, और फिजिकली तो अगर डाइट आपकी अच्छी होगी तो वो भी उसको अच्छा करेगी। एक टीचर होने के नाते अभी आप उत्तराखंड के जो बच्चे हैं जो आपके अंडर में खेल रहे हैं, आप जब भविष्य में खेलेंगे किसी के अंडर में भी, उनका भविष्य किस तरह देखते हैं आप? भविष्य तो मैं तो हमेशा आशा करती हूँ कि उनका बहुत अच्छा हो, और हम लोग एक गोल बना रखा है मेरी टीम ने भी कि हम जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे। बस ऊपर वाला ऐसे ही शांति बनाए रखे, अब कोई कोरोना ना आए। तो आई होप कि हम लोग जल्दी से जल्दी कहीं नेशनल में, मेरी गर्ल्स और मेरे जितने भी बॉयज़ बच्चे हैं मेरे, तो नेशनल में मेडल लाएंगे, ये हमारा गोल है। कोई मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट और छात्रों को देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मुझे पता देखेंगे ज़रूर वो। हाँ जी। अगर आपके जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहें? मैं स्टूडेंट्स को डेली ये बताती हूँ, और आज भी वही बताऊँगी। अभी मैंने वुमेंस डे पे भी यही बताया था बच्चों को। मेरा पहला ये रहता है कि अगर आप एक अच्छे प्लेयर बने या ना बने, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बने। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने देश के लिए बॉर्डर पे जाके कुछ कर सकते हैं। अगर हम अच्छे नागरिक बन के भी हम अपने देश का बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बच्चों में डिसिप्लिन होना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि अपनी चीज़ के लिए हमेशा स्टैंड लो। कभी भी ऐसा नहीं कि आपको कहीं से सपोर्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप वहाँ गिव अप करके बैठ जाओ। नहीं, कभी नहीं करना है आपको। परेशानियाँ सबके लिए आती हैं। आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बीच में मैरी कॉम। उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई होंगी, शायद ही मैं समझती हूँ कि अभी तक लड़कियों में नई प्रॉब्लम आई होंगी। उनकी तो फैमिली भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी, और कैसे एक छोटे से शहर से निकल के, छोटे से गांव से निकल के आज वो वर्ल्ड की वो चैंपियन बनी है जो आज तक उनके बराबर कोई इतना खेल ही नहीं पाया और इतना जीत नहीं पाया मैंने। तो वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो उन्हीं का एग्जाम्पल मैं लेते हुए कहती हूँ कि बच्चों को कि कभी भी गिव अप मत करो। परेशानियाँ आएंगी, जब भी परेशानियाँ आती हैं उसको ये समझो कि मेरे सामने चैलेंज आया है, अब कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होने वाला है। तो इसी को सोचते हुए बच्चों को आगे बढ़ते रहना चाहिए, और मेरा हमेशा मेरे बच्चों के लिए सपोर्ट रहेगा। और किसी को भी मुझसे कोई भी राय लेनी हो, कैसा भी सपोर्ट चाहिए हो, मैं ऑलवेज रेडी हूँ सबकी हेल्प करने के लिए। तो इन्होंने आप लोगों ने इनके विचार सुने। ये थी मेरे साथ रजवंत कौर, जो कि काशीपुर में उत्तराखंड में अपने जो विद्यालय है, जो स्कूल है, जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ बच्चों को बॉक्सिंग सिखाती हैं। समाज में आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो समाज में एक अलग और एक ओज और एक अच्छा मैसेज देने की हमेशा कोशिश करते रहे होंगे या कर रहे होंगे। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई इंसान है या व्यक्तित्व है जो कुछ बच्चों के लिए अच्छा कर रहा हो, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। आशा है, और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर हमें बताइएगा। किसी ऐसी ही वीडियो के साथ भविष्य में फिर आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।